ईरान इस वक्त एक कसीरुल जहती माशी और सियासी दबाव के दौर से गुजर रहा है, जहाँ मुल्क गिर एहतजाज महज दाखिली मामलात का नतीजा नहीं बल्कि एक तवील बैन अल-अक़वामी कशमकश और आलमी ताकतों की पॉलिसीज़ का बराह रास्त असर मालूम होता है। 28 दिसंबर से शुरू होने वाले मुजाहिरों ने रफ्ता रफ्ता 27 सूबों तक फैल कर यह वाज़ेह कर दिया है कि ईरान को दरपेश चैलेंजेस मकामी सतह से कहीं आगे जा चुके हैं। मुजाहिरों की जड़ में बुनियादी तौर पर वो माशी मुश्किलात शामिल हैं जो बरसों से जारी गैर कानूनी और एकतरफा पाबंदियों के बायस पैदा हुई हैं, जिन्होंने आम ईरानी शहरी की ज़िंदगी को शदीद मुतासिर किया है। ईरान पर आयद अमरीकी और मगरबी पाबंदियाँ बज़ाहिर हुकूमती पॉलिसीज़ को हदफ बनाने के दावे के साथ नाफिज की गई, लेकिन अमली तौर पर इनका सबसे गहरा असर आम आवाम पर पड़ा है। तेल की बरामदात पर कदगन, बैन अल-अक़वामी बैंकिंग निज़ाम से कटाव, ज़र मुबादला की किल्लत और आलमी तिजारत में रुकावटों ने ईरान की मईशत को दबाव में रखा है। इन हालात में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, दरामदात में कमी और रोज़मर्रा अखराजात का बढ़ जाना एक नागुज़ीर हकीकत बन गया है, जिसके असरात बराह रास्त अवामी सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। अब यही माशी दबाव एहतजाज की बुनियादी वजह बनकर सामने आया है। ये मुजाहरे किसी एक सियासी नारे या नज़रियाती मुतालबे तक महदूद नहीं बल्कि बज़ाहिर ज़्यादातर माशी नौयत के मसाइल के गिर्द घूमते दिखाई देते हैं। अवाम की जानिब से सड़कों की बंदिश, टायर जलाना और बड़े शहरों में नकलो हरकत मुअत्तल करना दरअसल इस बेबसी का इजहार है जो पाबंदियों के नतीजे में पैदा हुई है। इन मुजाहिरों में शामिल अफराद का मौक़िफ़ यह है कि आलमी सियासी कशमकश का बोझ मुसलसल आम शहरियों पर मुंतकिल हो रहा है, जबकि उनके पास इस सूरत हाल से निकलने के लिए कोई बराह रास्त इख्तियार मौजूद नहीं है। अब ईरान में इंटरनेट की बंदिश भी इसी तनाजुर में देखी जा रही है, क्योंकि इस वक्त ईरान में मुकम्मल कौमी इंटरनेट ब्लैकआउट नाफिज कर दिया गया है, जिसका मकसद मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल को काबू में रखना और अफवाहों के फैलाव को रोकना बताया जाता है। ताहम आलमी सतह पर इस इक़दाम को इस बहरान की संगीनी के तनाजुर में देखा जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि तेहरान समेत बड़े शहरों में मुजाहिरों के दौरान झड़पों और जानी नुकसान की इतलात ने आलमी तवज्जो मजीद बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन अमवात में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकार दोनों शामिल हैं, जबकि बाज़ हलाकतें भगदड़ और हंगामी हालात के बायस हुई हैं। ये सूरत हाल वाज़ेह करती है कि जब माशी दबाव एक ख़ास हद से तजावुज़ कर जाता है तो समाजी नज़्म व ज़ब्त पर भी इसके असरात मुरतब होते हैं, जिसके नताइज पेचीदा और हसास हो सकते हैं। इसी पस मंज़र में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने एक नया बैन अल-अक़वामी ज़ाविया पैदा कर दिया है। फॉक्स न्यूज़ के फॉक्स न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया गया उसमें उन्होंने ईरान को ख़बरदार किया है कि अगर एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई तो अमरीका ईरान को सख्त तरीन जवाब देगा। इस वक्त सैयद हमजा रिफत इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हमजा रिफत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, हमने वेनेजुएला में जो कुछ हुआ वो देखा, फिर ग्रीनलैंड के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके ऊपर भी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो अपने खदशात का इजहार कर रही है। ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्या ये जो डोनाल्ड ट्रंप वर्जन 2.0 हम देखने को मिल रहा है, एक तो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए कैंपेनिंग चल रही थी, उसके बाद जो कुछ हुआ है, क्या ये उसी सिलसिले की कड़ी मालूम होती है जो ईरान में जो कुछ हो रहा है सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल से इस वक्त इरानियन सुप्रीम लीडरशिप को डोनाल्ड ट्रंप को बैश करने से बजाय इस पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस का एक सियासी हल इनको निकालना पड़ेगा। अगर आप स्टेटमेंट्स को उठा के देख लें, जो तेहरान की लीडरशिप है वो कह रहे हैं कि ये जो एहतजाज कर रहे हैं लोग, दीज आर फॉरेन स्पॉन्सर्ड मर्सनरीज, ये लोग टेररिस्ट हैं, इनको CIA फंडिंग कर रही है। बट हकीकत में ये प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुए हैं? इस वजह से शुरू हुए हैं क्योंकि ईरान की जो नेशनल करेंसी है रियाल, वो इतनी ज्यादा डिवैल्यू हो चुकी थी कि जो बेसिक हाउस सप्लाईज हैं जिससे ईरानियन घर के अंदर जो चूल्हे जलते होते हैं वो भी जो उनको मैसर नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से इट इज स्पाइरल्ड आउट ऑफ कंट्रोल। तकरीबन 31 लोकेलिटीज के अंदर ये प्रोटेस्ट जो है ये जो है मंजर आम के ऊपर आ रहे हैं। एंड देयर आर चांस के डेथ टू द डिक्टेटरशिप, डेथ टू द रेजीम, और इस तरह के भी चांस आ रहे हैं डेथ टू अमेरिका। तो इस वक्त जो प्रोटेस्टर्स को अगर आपने क्वेल करना है, इसमें ज़रूरी ये है कि ठीक है डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के अंदर रिजीम चेंज की, निकोलस मदुरो की हुकूमत को हटा दिया है, और जो उनकी मारिया साहिबा जो अपोजिशन कैंडिडेट हैं, जो बहुत बड़ी जायनिस्ट खुद है, उनको लेके आने की कोशिश की जा रही है। कोलंबिया को थ्रेट्स इशू किया जा रहा है, ब्राज़ील के ऊपर भी एक खदशा हो सकता है। पर ईरान की सिचुएशन को डील करने के लिए एक लोकलाइज सोल्यूशन का होना ज़रूरी है। अगर आप मौका देंगे फॉरेन पावर्स को कि वो आके इंटरवीन करेंगे तो वो फिर मौके का भरपूर फायदा उठाएंगे, खास तौर पे अगर एक सुपर पावर है और एक ऐसी कौम है जो बेसिकली इंटरवेंशनिस्ट, या एक ऐसा लीडर है जो बेसिकली एक इंटरवेंशनिस्ट कहलाया जाता है। तो हमजा रिफत साहब, लोकल लेवल पे हु कैन प्ले द रोल, इसमें कौन इंटरवीन कर सकता है एट दिस पॉइंट इन टाइम? सुप्रीम लीडरशिप है।
आयतुल्लाह अली खामेनी की अगर आप ओवरऑल स्टेटमेंट्स को उठा के देख लें तो काफी सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा है कि द प्रोटेस्टर्स नीड टू स्टॉप और वायलेंस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, जो हो भी रहे हैं, बट इससे सिचुएशन जो है वो क्वेल नहीं हो सकती। आपको याद होगा कि 2009 के अंदर भी जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो एक काम सा मैसेज गया था सुप्रीम लीडरशिप की तरफ से कि प्लीज प्रोटेस्ट ना करें, आए मुज़ाकरात करते हैं और इकोनॉमिक जो हार्डशिप है जिसको हम लोग एक्नॉलेज करते हैं उसको लेके आगे का राह अमल जो है वो हम तैयार करते हैं। इस वक्त इस किस्म की कोई सिग्नलिंग नहीं आ रही, which is actually very very alarming for ईरान, क्योंकि इजराइल जो है हमें पता है कि ईरान में पिछले साल अगर हम रिकैप करें तो किस किस्म की बर्बरियत, चाहे वो प्रॉक्सीज के हवाले से अगर हम बात करें हिजबुल्लाह के अंदर लबनान में, या ईरान के ऊपर जो डायरेक्ट अटैक्स इजराइल ने किए थे, जो बुज़दिलाना हमले किए थे, इस कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का सख्त इक़दाम अगर सुप्रीम लीडरशिप उठाएगी तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अमेरिका को सिर्फ एक वैक्यूम चाहिए, और वो वैक्यूम आपने देख लिया कि वेनेजुएला के अंदर जो निकोलस मडूरो की भी जो सपोर्टर्स थे उसकी अच्छी खासी तादाद अभी भी आपको नजर आ रही है, तो उन्होंने निकोलस मडूरो को हटा दिया था। तो ईरान के साथ तो काफी जो फॉरेन कंस्पिरेसीज हैं ये तो काफी खतरे के मानी रखती हैं अगर इस तरह का रद्द अमल इन्होंने अपनाए रखा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, और अगर सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें हम इन रीसेंट पास्ट हिस्ट्री तो उसमें जाहिर है एक तो पुरस्कार हेलीकॉप्टर हादसा था ईरानियन प्रेसिडेंट का, उसके बाद फिर जो इजराइल की कार्रवाइयाँ थी वो सब देखी। तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी जो एहतजाज कर रहे हैं क्या वो लेफ्ट विंग के लोग हैं जो सुप्रीम लीडरशिप के अगेंस्ट हैं, राइट विंग के अगेंस्ट है, वो सड़कों पे निकले हुए हैं, या फिर ये एक प्लान्ड किस्म का एक इवेंट जैसे ईरानी लीडरशिप कहती है वो आपको मालूम होता है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मालूम होती है? देखिए, जो तेहरान का जो ग्रैंड बाजार है ये यहाँ से शुरू हुआ था। ये बेसिकली मर्चेंट्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, ये लोग वो लोग हैं जो तिजारती लोग हैं। राइट लेफ्ट विंग की मैं लेबल्स नहीं इस्तेमाल करूंगे, ये बेसिकली ट्रेडर्स हैं, ये चाहते हैं, दुकानदार हैं जो चाहते हैं कि जो बेसिक सप्लाईज हैं वो मतलब बेसिकली सही कीमत के हवाले से उनको सप्लाईज मिले, जो इस वक्त उनको नहीं मिल रही क्योंकि जो उनकी करेंसी है रियाल वो बहुत ज्यादा डिवैल्यू हो चुकी है। ईरान हैज बीन अंडर सैंक्शंस फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इकोनॉमिक हार्डशिप हमेशा से वहां पर रही है। क्योंकि इंडिपेंडेंट पोलिंग ईरान के अंदर नहीं होती तो हमें नहीं पता चलता कि पब्लिक सेंटिमेंट रिजीम के फॉर है या रिजीम के अगेंस्ट है। पर इस वक्त हमें नजर ये आ रहा है ये आम लोग हैं, दीज आर स्टूडेंट्स, दीज आर वुमेन, दीज आर प्रोटेस्टर्स जो हु कम फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, सिर्फ एक आइडियोलॉजी के हामिल नहीं है। पर अगर ईरानियन लीडरशिप इसको स्पिन करती है कि कंजर्वेटिव्स हैं, CIA के लोग हैं, ज़ायनिस्ट है, मोसाद है, ये इस तरह की चीज नहीं चलेगी क्योंकि पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं। पर असल मसला है इकोनॉमिक हार्डशिप का, और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई पॉलिटिकल सियासी हल इसका नहीं निकलता तो फॉरेन पावर्स को मौका मिल जाता है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की अपनी स्टेटमेंट अभी चलाया है कि अगर तो इफ दे यूज हार्ड हैंडेड टैक्टिक्स, जो वो कर भी सकते हैं, तो फिर अमेरिका फिर इंटरवीन करेगा। अब खबरें इतलात क्या मौजूद है आपके पास, क्योंकि हमेशा ये कॉन्स्पिरेसी तो रही है कि रिजीम के अंदर शायद कोई गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है, वहाँ पे भी कोई कंसेंसस मौजूद नहीं है, तो आपको लगता है कि विद इन द रिजीम कंसेंसस है, या IRGC और फिर सुप्रीम लीडरशिप के माबैन कहीं ना कहीं कोई स्पेस है जिसको कैपिटलाइज कर रहे हैं कुछ लोग? मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं, पर कहना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है क्योंकि इरानियन लीडरशिप के अंदर कोई एज सच डाइसेंट का कोई मौका नहीं मिलता, और ये बहुत सारी अथॉरिटेरियन रजीम्स है, मतलब आपको मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ये चीज़ नजर आती है कि डाइसेंट का एज सच कोई स्पेस नहीं मिलता। पर अगर हम बात करें ओवरऑल तो यस दे आर पीपल हु वांट टू नेगोशिएट विद द प्रोटेस्टर्स, बट जो सुप्रीम लीडर की तरफ से अगर आप स्टेटमेंट्स को उठा के दो, यही लेटेस्ट खबर है कि द प्रोटेस्टर्स नीड टू कॉल इट ऑफ, उनको चाहिए कि वो रिट्रैक्ट करें, फॉरेन कंस्पिरेसीज का नाम का हिस्सा ना बने। उन्होंने फॉरेन मर्सनरीज का नाम लिया है, और मर्सनरीज जो है वो होती है जिस तरह वैगनर ग्रुप है रूस का, और एक जमाने में जो है जी होता था US का, जो CIA के जो मर्सनरी ग्रुप्स है। इस तरह के लेबल जब आप लगाएंगे तो फिर प्रोटेस्टर्स और ज्यादा इम्बोल्डन हो जाएंगे। मसला आ रहा है, दिस इज एन इकोनॉमिक क्राइसिस, इसको इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हल करना पड़ेगा, हार्ड हैंडेड टैक्टिक से आप इसको हल नहीं कर सकते। ठीक, लास्टली देखिए ये प्रॉब्लम रिवॉल्व्स अराउंड इकोनॉमी सेंट्रिक इशू है, तो अगर ईरानियन फ्रेंड्स की बात करें तो दोस्त ममालिक में से कौन है जो अभी रेस्क्यू कर सकता है, या कौन बहुत करीब नजर आता है आपको? मेरे ख्याल से रशिया इज द मोस्ट ऑब्वियस आपको नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर बात है रूस क्योंकि ऑलरेडी सैंक्शंस के अंडर है, पर उन्होंने सस्ता तेल जो है वो भारत को भी भेजा है। पाकिस्तान जब खरीदना चाह रहा था तो उसके ऊपर एक आउटक्राई होना शुरू हो गई थी। पर कहने का मकसद है कि रशिया वो एक क्रेडिट लाइन या ऑयल सप्लाईज आप दे सकते हैं जिसकी वजह से टेम्पररी रिलीफ मिल जाए। ईरान हैज इमेंस अमाउंट ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, बट उनको चाहिए ये कि वो एक ऐसे मुल्क के साथ, और रशिया रिमेन्स एन एनर्जी सुपर पावर डिस्पाइट ऑल ऑफ इट्स जो सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से रूस एड के ऊपर आ सकता है। चाइना की अगर हम बात करें, चाइना की एक नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है जो चो एंड लाई की 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है। वो चाहेंगे कि रिस्ट्रेंट हो, रिजीम को बैक भी करेंगे, पर वो ओपनली इंटरवीन नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस वक्त रूस इज वन कंट्री जो ईरान की जो रिजीम है उसको थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सईद हमजा रिफत साहब हमारे साथ इंटरनेशनल रिलेशन से एक्सपर्ट, उनकी गुफ्तगू आपने